अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फरिया हमारे साथ मौजूद हैं, सैफान मौजूद हैं, हमारे साथ सोहेल वजाद साहब शरीक हुए हैं, और आज़म साहब हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि तब्दीली की सुबह अपीयर होना ही वाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों का जश्न शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आहो फुगां का सा माहौल है। मुखालिफ कैंपों में रोने पीटने का सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। PTI जो है अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 110, अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो PTI 110, पीपल्स पार्टी 34 और नून लीग को 70 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। नताइज आने का सिलसिला इस वक्त तक चल रहा है। इमरान खान साहब मुल्क के मुमकिन अगले वज़ीर आज़म हैं। वही खदशात, बल्कि खदशात नहीं, वही तवक्कुआत जिनका इजहार कल किया जा रहा था या कल से किया जा रहा था, बिलाखिर दुरुस्त साबित हुई। सोहेल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ताजिर बरादरी के लिए कितनी खुशी की खबर है इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बन जाना? क्या तवक्कुआत? देखिए जी, इसके दो पहलू हैं। एक ताजिर बरादरी जो नाजायज़ फ़ायदा उठाती है पॉलिटिशियनों से ताल्लुकात का, उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है। एक ताजिर बरादरी है जो ईमानदारी से काम करती है, जो इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करती है, एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है और बहुत सारे काम कर सकती है। उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी अगर ये फाइनल रिजल्ट, अभी तो हतमी नहीं आया, जहाँ तक भी आए हैं जो हमें नज़र आ रहा है ट्रेंड, उसके हिसाब से सही एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, जो इस मुल्क के अंदर नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं या नया बिजनेस शुरू कर। देखें, इस वक्त जॉब सीकर्स बढ़ गए, जॉब प्रोवाइडर्स खत्म हो गए। अब जब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, उस वक्त तक एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी। जब एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो लोग, एक भी अगर पान का खोखा भी कोई लगाता है तो उसके साथ 5-7 लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के लिए जो मिडिल, ये SMEs या जिनको आप ग्रास रूट से कहते हैं, उनको ये जो फंडिंग होगी, क्राउड फंडिंग होगी, वेंचर कैपिटलिज्म होगा, ये जो है एंजल्स आएंगे, ये 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो फाइनेंशियल्स हैं वो समझते हैं। ये चीज़ बहुत बढ़ेगी इमरान खान के आते हुए। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ जो चंद लोग हैं उनसे मेरे पुराने मरासिम भी रहे हैं, तो और नून के साथ भी मरासिम है और बहुत सारी पार्टियों के साथ है, लेकिन हर एक के साथ मरासिम आप बरकरार रखेंगे? सबके साथ ही रखेंगे, क्योंकि हमें तो किसी से दुश्मनी नहीं, हमें तो सिस्टम से और पाकिस्तान से मोहब्बत है। सिस्टम सही चले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इंसाफ मिले, इकोनॉमी सही हो, मुल्क सही से चले, बिजली पानी मिले, एक्सपोर्ट्स हो, डेट खत्म हो, हमारा डॉलर हो, हमारे पासपोर्ट की इज्जत हो, मेरी इज्जत हो, हर इंसान की इज्जत हो, झूठे केसेस ना हो, सच्चे आदमी को इंसाफ मिले, झूठे आदमी को सजा मिले। जिस वक्त मैं सोहेल साहब से बात कर रहा हूँ और वो मुझे बता रहे हैं पासपोर्ट की इज्जत, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इमरान खान साहब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही सारी बातें वो करते रहे माजी में। आपको क्या लगता है इमरान खान साहब के आते ही कितने अरसे में पासपोर्ट की इज्जत होने लगेगी, पासपोर्ट रखने वालों की इज्जत होने लगेगी? क्या एजेंडा इमरान खान साहब का है वो तो वो बता चुके हैं, उस एजेंडे पर अमल दरामद कैसे होगा? नूरुल आरिफीन, एक बात जो अभी आपने सोहेल साहब के हवाले से की, क्योंकि जब हम रोड शोज कर रहे थे तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि वैसे तो किसी के बारे में तासुर पहले कायम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ तक ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे या बहुत जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो इंटरनेशनल इशू से बात करेंगे, शायद लोकल इशू से बात करेंगे, जो इमरान खान का फॉलोअर था वो करता ही बात इस पे था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा कर्जा कितना है, एक बच्चे का कर्जा कितना है, और उन तमाम बातों पे पासपोर्ट की इज्जत थी। मैंने गली गली में ये बात सुनी है। सो जब कोई पार्टी पॉपुलर होती है या उसका मैसेज होता है तो लोग उस मैसेज को सुनते हैं। जो बार बार हम तकरीरें सुनते हैं, हमें मीडिया में काफ़ी स्केप्टिकल हो जाते हैं, लेकिन वो जो उनका सपोर्टर है वो गौर से सुनता है। जिससे जो नवाज शरीफ साहब का फॉलोअर है, शहबाज शरीफ साहब का, वो उनका मैसेज उसी तरह से दोहराता है जैसे वो दोहराते हैं। इवन जो इलेक्टेबल्स के ऊपर हम क्रिटिसिज्म करते रहे हैं खान साहब को, मैंने जिससे भी पूछा वो लोग वही जवाब देते थे जो खान साहब देते थे। तो इलेक्टेबल्स का आपने याद दिलाया तो एक पुरानी दबी हुई रग मेरी जरा कुछ फड़फड़ाइए। जाफर खान लगारी साहब PTI से जीत गए हैं, इस पे हंसूं, मातम करूं, PTI की जीत को अपनी आंखों में बसाऊं, सर पकड़ के रहूं, क्या करूं? देखिए, इलेक्टेबल्स का तो एक ही लंबा मसला है, इसको टाइम लगेगा। आप PTI का सफर ही देख लें। पिछले इलेक्शन में खान साहब कहते रहे हमें कि मैं इलेक्टेबल्स की गेम में पढ़ूंगा ही नहीं, बट ही रियलाइज्ड एक क्रूअल तरीके से हार कर गिर कर उन्हें समझ आई कि मैंने ये जीतना है। बड़ा हमने भी क्रिटिसाइज किया, बड़े उनके अपने नजरियाती लोगों ने उनसे क्रिटिसिज्म किया, मगर अभी मैं यही आजम साहब को बताई थी कि जो फैसलाबाद की बेल्ट अब हमें नजर आ रही है
कि पीटीआई इसमें स्वीप करती हुई नजर आ रही है और जगहों पे भी अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक जो रिफ्लेक्टिव अभी पूरे नहीं है। लेकिन वहां से सबसे बड़ा धरना आया था बनी गाला के बाहर कि हमारे लोगों को वोटिंग दिया। तो खान साहब ने उस वक्त जो इलेक्टेबल्स का एक गैम्बल खेला था वो अब लग गया है इस इलेक्शन में। ये हमने अपनी डेमोक्रेसी को कितना मजबूत करना है कि इलेक्टेबल्स की गेम पे जाएं या नहीं, ये और बात है। कुछ बातें जो खान साहब की कंट्रीब्यूशन आई थिंक वो ये है कि गोस्ट जनरेशन पाकिस्तान में थी जिसको सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही ब्रॉट देम इन दिस रेल्म। उनकी वजह से पीएमएलएन दीगर पार्टीज पे भी एक प्रेशर पड़ा कि यूथ को इन्वॉल्व करें। प्रेशर डाले रखा उन्होंने जिसके ऊपर बड़ी है उनको तनकीद हुई कि आप प्रेशर डाल के रखते हैं, आप एजुटेशन की सियासत में जाते हैं। लगा कि पाकिस्तान के अवाम को ये पसंद आई, ये सियासत फ्रेंडली ऑपोजिशन जो थी वो नहीं पसंद आई। इसी वजह से पीपल्स पार्टी को भी लगा कि उन्हें अब एग्रेसिव होना पड़ेगा। दूसरा जो था कि ओपिनियन हमने देखा ग्रास रूट तक गया ये तमाम मैसेजेस जो हैं। और अभी जो रिजल्ट आया उससे मुझे ये लग रहा है कि लोगों की तवक्को ये है कि सिस्टम तब्दील होना चाहिए और सिस्टम एक दिन में तब्दील नहीं होता। तो जो प्रेशर खान साहब दूसरों पर डालते रहे हैं, अगर इनकी हुकूमत बनती है तो वो 10 गुना बढ़ के अब उनके कंधों के ऊपर आ जाएगा। आजम साहब सर ये अगर इलेक्टेबल्स पे एक बात कह जी, जी। देखिए इलेक्टेबल्स को खान साहब ने मेरी नज़र में, मैं अगर उनकी जगह से सोच रहा हूँ, मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, जजमेंट है मेरा, वो इसलिए लिया है कि असेंबली में पहुंच जाए। लेकिन अगर इलेक्टेबल्स को उन्होंने पोजीशंस दे दी तो वो फिर आपके लिए फिक्रमंदी होगी। मैं आपको एक सीनियर पीटीआई की कोट एंड कोट नाम के बगैर बात बताऊं। उन्होंने हमें ये कहा था कि जो इलेक्टेबल्स जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं और सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि कैबिनेट में कौन बैठा होगा, मैं नहीं होगा, फरिया थैंक यू वेरी मच फॉर माय सेकंडिंग मी। तो उनको अब जो मैंने कल बात कही थी इलेक्शन से पहले, उस वक्त तो मैं डर के बोल रहा था, अब तो खुल के बोल सकता हूँ कि 300 को ऑप्ट करने पड़ेंगे पढ़े लिखे लोग, मेरिट पे, लॉयलिटी पे नहीं, मेरिट पे, डिलीवरी पे, कॉम्पिटेंस पे। ये आप याद रखिए। समधी, समदन, बहन, भाई, मामू, खालू, चचा, ये सब भूलना पड़ेगा। लेकिन जब पहला कदम उठाया है और वो उसमें डगमगा गए तो अब वो अगला कदम उसे खतेगा, ये भी इस बात की गारंटी है। देन सिस्टम विल नॉट वर्क। आजम साहब सर ये मुझे बताइएगा, फैसलाबाद से कुछ खबरें हैं, नून लीग के राना सनाउल्लाह 38,563 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ या ये सही लिखा हुआ है? देखें, राना सनाउल्लाह जिस बंदे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे थे उस बंदे का नाम है नसार जट, उसका वालिद था इलियास जट। वो उस हलके से पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज हैं हर पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ चुका है। वो बंदा 2002 में वो काफली के टिकट पे जीता, 2008 में वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीता, 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे जीता और 2018 में पीटीआई के टिकट पे लड़ रहे हैं। अब उस हलके के लोगों की सोच देखें। वो वहाँ पे मैं गया, मैं लोगों से मिला, फुटवर्क किया। लोग कहते हैं जी कि हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो किस पार्टी से लड़ता है, हमें इस चीज़ से गर्ज है कि वो नसार जट लड़ रहा है जो हमारे साथ राब्ते में है, जो हमारे काम करता है। ये एक बड़ा मेन फैक्टर है जिसकी उसको सपोर्ट मिलती है। लोगों की डिमांड ये है कि एक जो नुमाइंदा वो मुंतखब करते हैं वो उनके कम से कम राब्ते में हो। इसलिए नसार जट एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है आपके सामने कि जितनी पार्टियां इक़्तिदार में आई उस बंदे ने सारी पार्टियां बदली हैं, लेकिन अपनी जो मकबूलियत है उसके हलके के अंदर वो उसका ग्राफ नीचे नहीं आया। और राना सनाउल्लाह साहब की जो मकबूलियत है उसका अहवाल जरा सुनाइए, किस वजह से उनकी मकबूलियत इतनी जबरदस्त है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर, खुसूसन पंजाब के लेवल पे जो उनकी पार्टी, उसमें एक कंट्रोवर्शियल नाम है। हर कंट्रोवर्सी के अंदर राना सनाउल्लाह साहब का नाम आता था, चाहे माल्टाउन का वाकया हो, चाहे कोई भी बड़ा वाकया इससे माजी में भी, राना सनाउल्लाह हर काम में। और दूसरा वो खुसूसन जो उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल वो हज के बराबर है, उधर इस किस्म के मुतनाज़ बयान देते हैं। अब लोग जो है ना, तो अगर उनको हज करने वहीं भेज दिया गया तो फिर क्या होगा? चीजों को बड़ी बारीक बीनी से अब ऑब्जर्व करते हैं। आप एक चीज नोट करें, इस दफा इस इलेक्शन के अंदर एक बड़ा ऐसा फैक्टर है जिसपे हम लोगों ने डिबेट भी की और उस पर हमें देखने की जरूरत है। देखें, ताज़ी मरदमशुमारी हुई है और जितने 18 साल के वोटर्स हैं ऑलमोस्ट सारे जो है ना उनका अंदराज हो चुका है। बहुत थोड़े रह गए हैं जो बाकी उसके बाद 18 साल के हुए हैं। वो जो वोटर है उसमें जिस तरह अभी फिया मैडम बात कर रही थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनका टिल्ट पीटीआई की तरफ नजर आता है, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं उनका टिल्ट दूसरी तरफ नजर आता है। अब वो इतनी बड़ी बल्क में वो नौजवान आए हैं तो उनका भी वोट कहीं ना कहीं जाना है और वही लोग हैं जो सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं
और जो चीज़ों को समझते हैं, जो डिबेट करते हैं, जो इश्यूज पे बात करते हैं वो बच्चे। आजम साहब एक बात क्विकली अगर आप अभी आगाही कर दें, क्योंकि मैंने ये पढ़ा, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि जो आपने कहा कंट्रोवर्शियल वर्ड आपने यूज किया है राना सनाउल्लाह साहब के लिए, उनकी एंट्री भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थी इन पीएमएलएन, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी जिस पे बेनजीर भुट्टो से नाराज हो गई थी। मेरे पास इस वक्त तो नहीं है, मेरे पास लाहौर में एक FIR पड़ी है। वो पीपल्स पार्टी में होते थे राना सनाउल्लाह साहब, तो उस वक्त उन्होंने एक स्पीच की थी चनियोट के इलाके में। राइट। वो स्पीच शरीफ फैमिली के हवाले से थी और उसमें बड़ी ही वल्गर लैंग्वेज और इल्जामात ये वो, और वो सारा फोकस उन्होंने किया था कैप्टन सफदर पे। ओके। तो उस पे जो स्पेशल ब्रांच का वहाँ पे जो बंदा ड्यूटी कर रहा था, एक सब इंस्पेक्टर या ASI लेवल का, उस बंदे ने थाने में इस्तगासा दिया था और उस पे FIR हुई थी राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ। राइट। उसके बाद, उस इलेक्शन के बाद, अगले इलेक्शन में राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर चुके थे और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने नाराजगी का इजहार किया और वो उधर जाके उन्होंने क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये कल्चर नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस किस्म के बिलो द बेल्ट जाए। मुझे याद है कि सलमान तसीर मरहूम, वो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे, तो उनकी बेटियों की फैमिली की कोई वीडियो थी, जिस तरह बच्चियां शादी में वो ट्रांसफर, तो राना सनाउल्लाह साहब ने वो तस्वीरें बना के तो वो मीडिया को डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसपे मुस्लिम लीग नून का जो एक सीरियस तबका है उसने बड़ा बुरा बनाया। और वो सलमान तसीर साहब वो एक वजादार आदमी थे, खैर उन्होंने उस पर इतना ज़्यादा कोई रिजेंटमेंट तो नहीं शो की, लेकिन उसका ऑब्वियसली नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून को हुआ। अच्छा सैफान, ये मुझे बताइए, अडियाला जेल की 4 नशिस्तें नून लीग जीत चुकी है, 5वां मेहमान कब जा रहा है, कौन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात पहले कर लेंगे। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है इसी हवाले से, उन्होंने कहा है कि आबिद बॉक्सर की जो स्टेटमेंट सामने आई है रिसेंटली, उसके तनाजुर में अगला जो अडियाला जेल में उनको जाता हुआ नजर आता है, बल्कि उन्होंने ये मुतालबा भी किया था कि अगर वो अडियाला जेल जाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि नवाज शरीफ साहब से थोड़ा दूर कमरा रखा जाए, शहबाज शरीफ साहब का उन्होंने कहा था। तो अब ये तो अभी देख रहे हैं, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि अब तक जो नशिस्तें सामने आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 135 नशिस्तें जो है नून लीग की पंजाब असेंबली में हैं, और 116 के करीब नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। ये 20% या 22% हैं उसकी बुनियाद पर, और कोई 28 के करीब इंडिपेंडेंट्स हैं। तो आगे शहबाज शरीफ साहब का पंजाब हुकूमत में किरदार क्या होता है? अब शहबाज शरीफ साहब क्या लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे कौमी असेंबली में? क्या शहबाज शरीफ साहब पंजाब में वजीर आला बनेंगे, या शहबाज शरीफ साहब का कोई और रोल होगा, या फिर वो अडियाला जेल में होंगे? और उसके अलावा भी उनके खिलाफ नैब के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो है इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज डॉन का भी एडिटोरियल इस हवाले से आया हुआ था कि खान साहब क्योंकि बार बार अकाउंटेबिलिटी और करप्शन की बात करते रहे, तो अब उनको इक्तदार में आने के बाद रूल ऑफ लॉ और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी यानी कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए, जैसे हमने देखा था कि GIT बनी थी, उसमें तमाम इदारे शामिल थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अकाउंटेबिलिटी करी थी। तो इसको एक इंस्टीट्यूशन के मैकेनिज्म में लाकर, ताकि इस मुल्क के अंदर एहतसाब अगर हो, जो खान साहब बार बार कहते हैं एहतसाब हो, तो वो अक्रॉस द बोर्ड हो। वो ये नहीं कि जी आप कहें कि फला पार्टी का हुआ है या कहें वो कहें जी फला पार्टी का हुआ है। और एक दो और बातें कि इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि हमने मुसलसल पूरी ट्रांसमिशन में बहुत सी ऐसी बातें हाईलाइट की हैं जो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन एक दो बातें ऐसी रही हैं उनके बारे में जो हमने जिस पर उनको क्रिटिसिज्म होती है। एक तो अच्छी बात है कि यूथ को उन्होंने एंगेज किया, लेकिन एक बात ये की जाती है कि वो एक कल्चर ऑफ अब्यूज लेकर आ गए पॉलिटिक्स में, जो पहले नहीं था। उनकी वजह से लोग एक दूसरे को गालम गलोच या इस तरह की इल्जाम तराशी में आ गए। ये एक इल्जाम है जो उन पे लगता है, एक बात है। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत, सही इल्जाम ये नहीं था। ये जो अब्यूज सबसे ज्यादा हुआ था वो बेनजीर का हुआ था, जब हेलीकॉप्टर से चीजें गिराई गई थी। वो सही है, फॉरगेट में भी आप उस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है इल्जाम, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है इल्जाम, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इल्जाम ये लगता है, दूसरा इल्जाम ये लगता है कि आपने फ्रेगमेंटेड या पोलराइज कर दिया इस निजाम को। क्या कि अब ड्राइंग रूम के अंदर भी, कमरों में बैठ के भी लोग इतने ज्यादा पोलराइज्ड हो गए कि वो लड़ना शुरू हो जाते हैं सियासत के ऊपर। सोशल मीडिया ने किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ कि सही है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये इल्जाम एक है जो लग रहा है। और तीसरा ये जी कि आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया धरने देके बार बार, तो ये तीन उन पर इल्जाम लगते हैं। मैं ये बताइए सर, दूसरे को हुकूमत न करने देना ये अपोजिशन का खासा है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से तो अपना किरदार बड़ा इफेक्टिवली अंजाम दिया, वो अब्यूज का कल्चर या कोई भी कल्चर। अब मुझे ये बताइए, सुनवाई है कि इमरान खान साहब को भी वजीर आजम बनने के बाद इसी तरह की सूरत हाल का सामना होगा, वही एजिटेशन जो वो दूसरों के लिए पैदा करते रहे, अब उनको भुगतनी है। आप मेरी राय ले लें, मैं आपको इसको बहुत तफसील से 2 मिनट में समझाता हूँ। अपोजिशन क्या चीज़ होती है? अपोजिशन होती है जो बहुत ज़रूरी है,
और बहुत सख्त होनी चाहिए। वो आपकी करतूतों के ऊपर हाईलाइट करती, सही या गलत, सही या गलत। हर चीज सही नहीं होती जो हाईलाइट होती। हुकूमत का काम ये होता है कि वो हर उस चीज को जिसको अपोजिशन हाईलाइट करे इमीडिएटली एड्रेस करे थ्रू राइट इंस्टीट्यूशन, नॉट थ्रू कि मैं करूंगा। जो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात हो रही है उसके थ्रू वो करे। अच्छा, अगर किसी इंस्टीट्यूशन पे अपोजिशन इल्जाम लगा रही है उसके हेड को मुअत्तल करे और क्या इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं पावर में बैठा तो मेरे खिलाफ बड़ा मुश्किल है। पहले ही एग्जांपल है यहाँ जो अभी हुआ है रिसेंटली, वरना तो आज तक पाकिस्तान में जो पावर में बैठा था उसके खिलाफ कभी केस नहीं हुआ, वो छूट जाता था चाहे कोई सा भी केस हो। ये अपोजिशन को हैंडल करना कोई बड़ा मसला नहीं है दुनिया में। आप तो यहाँ की अपोजिशन की, मैं अमेरिका की अपोजिशन नहीं देख रहे आप इस वक्त, आप वहां नहीं देखते इंग्लैंड में अपोजिशन, वो हैंडल कैसे करते हैं? वो इमीडिएटली कहते हैं भाई मैं आता हूं पार्लियामेंट में। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं गए इमरान साहब 6 महीने, फिर तो अपोजिशन नहीं हैंडल होती। अगर प्राइम मिनिस्टर को वहां वो जिसके बाप ने कोई $1 मिलियन की वो खोल ली थी पानामा में, उसने भी जाके पार्लियामेंट में नेक्स्ट डे पूरा एग्जाम कहा अपोजिशन से कि साहब ये था, मैं नहीं था, मैं बेनिफिशियरी, लोगों का ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो ब्रेक्सिट में क्योंकि वो हार गया उसने इस्तीफा दे दिया। दिस इज हाउ यू हैंडल अपोजिशन। सो अपोजिशन इज नॉट बैड। और आप अगर अपने वोटर को इस वक्त देखें तो 18 से 25 साल 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब है। 26 से 36 साल के जो है ना 6 करोड़ हैं, मतलब वोटर नहीं, मैं आबादी को तकसीम कर रहा हूं, उसके बाद बाकी हैं। तो इसका मतलब है हमारी 60% आबादी इस वक्त 45 साल से नीचे की है। अब इन लोगों को अभी काफी अरसा चलना है, तो दे वुड लाइक टू सी अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और दे विल बिकम एन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट सिस्टम अगर चेंज नहीं होता, जहां पर गरीब को उसका हक नहीं मिलता या आपको आपको जस्टिफाई, अगर मैं जाके अपोजिशन करता हूं और मैं असेंबली में जाके शोर मचाता हूं कि बिजली का बिल या पेट्रोल की कीमत, ये मुझसे कोई 150 दफा प्रोग्राम करवा चुके हैं सफान साहब कि ये कैसे आता है, ये इसकी कैलकुलेशन क्या है, तो नहीं होती। असेंबली में जाके वजीर आजम कहे कि मैं LNG का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा आपको, तो ये अपोजिशन तो फिर नहीं हुई। ये अगर खान साहब ने भी किया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो फिर अपोजिशन नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ हाँ साहब ये आपको चाहिए, ये लीजिए पढ़ लीजिए, अगर आपको कोई तकलीफ है बताइए मुझे, ये जो बात है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इमरान खान साहब ने दूसरों की जिंदगी बहैसियत अपोजिशन, अब अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी कैसे सेल गुजारेंगे? इस तरह सेल करेंगे ना, यही तो मैंने तरकीब बताई, वो हर चीज को एड्रेस करें। पीपल्स पार्टी कैसी अपोजिशन होंगे? जी आजम साहब, आप जो चौधरी साहब से क्वेश्चन, वो असल में तो ये है कि मैंडेट क्या उसको तस्लीम किया जाता है कि नहीं, किसी को हुकूमत करने देना या ना करने देना, यही बात। लेकिन देखें आप इमरान खान की एग्जांपल ले, 2013 जब डिफेंस वाले हलके में वहाँ पे इलेक्शन डे पे इसी तरह शाम का टाइम था, तो इलेक्शन पोलिंग खत्म हुई तो पीटीआई ने इल्जाम लगाया जी यहाँ पे धांधली हुई है, वहाँ पे एग्जैक्टली लालच चौक में उसी शाम वहाँ पे धरना शुरू हो गया लाहौर में, जो कि 1 हफ्ता जारी रहा। अच्छा, उसके बाद उस धरने के बाद इमरान खान साहब उसको लेके गए पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में उनकी सुनवाई नहीं हुई, पार्लियामेंट के बाद वो कोर्ट में लेके जाते हैं, कोर्ट में भी उनकी सुनवाई नहीं होती, फिर वापस आते हैं, उसके बाद फिर वो धरने पे जाते हैं। जब धरने पे जाते हैं फिर कोर्ट उनको ऑफर करती है कि ठीक है जी आप दोबारा कोर्ट में आए, फिर जाके। अब कहने का मकसद ये है कि आज वही स्टेज वो खड़े हैं नवाज शरीफ वाली जगह पे और नवाज शरीफ खड़े हैं या शहबाज शरीफ इमरान खान वाली स्टेज पे। अगर तो इमरान खान वही गलती करता है कि जो गलती नवाज शरीफ ने की थी, तो ऑब्वियसली इमरान खान को भी यही मसाइल फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर इमरान खान वो गलती नहीं करता, जमहूरी अंदाज अपनाता है, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर सॉल्व करता है, मेरा ख्याल है कि फिर वो नौबत नहीं आएगी। पार्लियामेंट के अंदर ये सब चीज़ें रिजॉल्व होती है नहीं होती हैं, इसका वक्त आने वाला फैसला करेगा। यहाँ वक्त हुए प्रोग्राम में एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक पे जाने का वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है अपने मेहमानों से। फरिया, ये बताइएगा, ये रिगिंग के इल्जामात तो कल से ही हम सुन रहे थे और अब जाकर के लोगों ने रोना पीटना ज्यादा तेज कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दी है इंतखाबात के नतायज और दीगर जमातों की जानिब से भी इसी तरह की बातें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी शहरी रहमान और रजा रब्बानी ने फरमाया है कि आम इंतखाबात की शफाफियत पर एतराज़ात हैं, संगीन एतराज़ात हैं। ये हर मरतबा एतराज़ात होते हैं, सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। देखिए, अभी तक और भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, अब हमें नजर आ रहा है कि 100 सीट से ज्यादा पीटीआई की हो गई हैं। 80, 85, 90, 95 तक जो आम तासुर था वो यही था। डॉन का जो सर्वे था वो भी कहता है 85% पीपल बिलीव के पीटीआई की गवर्नमेंट है। खुद पीएमएलएन की लीडरशिप हमें बताती रही है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। असल मामला जिस वक्त आपको याद होगा खान साहब ने टिकट अवार्ड किए थे इलेक्टेबल्स को, तो जो तनकीद हुई थी उसी वक्त पीटीआई के लोग ये कह रहे थे कि इनको पता है कि हम इन इलाकों में अब हारने लगे हैं। दैट्स द रीजन। सो बहुत कुछ आप अपने वोट को इंटैक्ट रखने के लिए भी करते हैं। जो डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें तो सबसे बड़ी मॉरल ऑब्लिगेशन आती पीएमएलएन के ऊपर है, क्योंकि आई एम श्योर हम सबको याद होगा, इतनी पुरानी बात नहीं है, ओनली 5 years ago यही बातें जो आज यहाँ पे कही जा रही हैं वो पीटीआई कर रही थी। जैसे अभी आजम साहब ने कहा, उस वक्त जो था इन जमातों का फर्ज था कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये मसले दोबारा ना हो, उनको रिपोर्ट वैसे ही करें, इस सिस्टम को ठीक करें। काफी कोशिश भी की, एक कमेटी बनाई गई जिसके अंदर तमाम पार्टीज के लोग थे, लेकिन ओवरऑल अदालत कोर्ट जाना इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर सवालिया निशान ये है कि अब वो उसको आगे कहाँ लेके जाते हैं। आई थिंक वो भी देख रहे हैं कि अभी बाकी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उनके लोग उनको क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करके इलेक्शन को मान लेंगे या फिर एजुटेशन में जाएंगे। इस वक्त जो पीएमएलएन की हालत है, मुझे तो नहीं लगता कि दे विल गो इन इनकम्प्लीट एजुटेशन एट द मोमेंट। उनको अपनी पार्टी की काफी, हमने जो पहले भी वर्ड यूज किया, तथहीर करने की जरूरत है इस वक्त। सैफान, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मफाद सामने रखते हुए तहम्मुल से काम लिया। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है कि एक गरीब आदमी एक अमीर आदमी को बिलावजह माफ कर दे, एक नातवा आदमी एक तंदुरुस्त आदमी को बिलावजह माफ कर दे। ये इसी तरह की कुछ बात नहीं है, हंसी नहीं आ रही? नहीं, एग्जैक्टली मुझे आपकी ये स्टेटमेंट सुन के हंसी भी आई। और लेकिन ये जो इस बात को फरिया ने जो बात जहाँ खत्म की, इसको जोड़ते हुए कि पीएमएलएन आगे करेगी क्या, अब ये जहनों में सवाल है। देखिए, मेरा जो ज़ाती अगर नाकिस रहा है, क्योंकि इसमें पीपल्स पार्टी कितना साथ देगी उनका ये सवाल है। बहुत से लोग कह रहे थे कि अगर जीडीए पीपल्स पार्टी की सीटें निकाल लेती है, यहाँ से काट देती है, तो फिर पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ उन सफ़ों में होगी एहतजाज की। लेकिन अभी तक जो सूबे सिंध के नताइज आ रहे हैं उसमें कोई इतनी खातिर ख्वाह 6 या 8 सीटों के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि जीडीए ऐसी कोई खातिर ख्वाह डिफरेंस क्रिएट कर पाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा, उसके हिसाब से पीएमएलएन का आगे रोल डिसाइड होगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि इससे पहले धरनों की बात हुई है या इमरान खान साहब के एहतजाज की बात हुई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धरने को इफेक्टिव या एहतजाज को इफेक्टिव मामलात में बहुत से और फैक्टर्स भी थे। उसमें सिविल मिलिट्री जो कॉन्फ्लिक्ट था, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो भी था उस वक्त, साथ साथ चल रहा था जब इमरान खान साहब धरना दे रहे थे। तो अभी तो पीटीआई नहीं आएगी हुकूमत में, अगर नवाज शरीफ साहब या वो शहबाज शरीफ और पीएमएलएन सोचती भी है कि मेडिटेशन पे जाते हैं, लेकिन अगर सिविल मिलिट्री रिफ्ट नहीं है तो देन हाउ इफेक्टिव विल दैट बी। अगर उनकी एजिटेशन होती भी है तो उसके लिए जो डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होने चाहिए, जिसके बाद वो इंग्रेडिएंट सक्सेसफुल हो। के हवाले से क्या कहती रही है पीएमएलएन को, ये भी तो याद रखिए ना, वो तो उनको कुछ और एम्पायर की उंगली कहती रही है। एंड ऑल्सो उसका आउटकम क्या निकला था? आउटकम तो ये निकला था कि इमरान खान साहब गलत साबित हो गए। कहा गया था कि यही डिस्क्रिपेंसी जिसमें बताया गया था कि किन हलकों में, उन्होंने कहा बाय एंड लार्ज इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर, यही रिजल्ट, और जिसको मान लिया था पीटीआई ने, सबने मान लिया था। इन्हीं डिस्क्रिपेंसीज पे, जो कि पहले एक दफा एक जुडिशल कमीशन कह चुका है कि इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता बाय एंड लार्ज लोगों की बातों से, अब क्यों माना जाएगा? बाय द वे, अभी जो इतलात आ रही हैं वो ये कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन शायद कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी ट्वीट कर दिया है इस हवाले से। लेकिन ये 14 पार्टीज थी जो कमीशन में गए थे जब ये हुआ था पाकिस्तान तहरीक। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है अरविंद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हम सब जानते हैं, आप भी मुझसे बेहतर जानते होंगे कि इंटरनली ग्रुपिंग है पीटीआई में, वी कैन नॉट रूल आउट दैट। और वो तमाम जो ग्रुपिंग थी वो इक्तदार का ही इंतजार में बैठी हुई थी। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर के स्लॉट को देख रहे हैं पंजाब के, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट को देख रहे हैं इमरान खान साहब के होते हुए भी। सैफान, मैं करूंगा आजम साहब, सर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पंजाब में किसके पास जाएगी? नून लीग कितनी ज्यादा अभी इस रेस में इन है या आउट हो चुकी कंप्लीटली? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, मैं और चौधरी साहब थोड़े पुराने आदमी हैं तो पिछली हुकूमतों से थोड़े आगाह है, लेकिन आपको एक दो नए मॉडल भी मैं बताता हूँ।
भट्टू की गवर्नमेंट शायद आपको याद हो पंजाब में एक बनी थी, भट्टू के पास 6 या 5 सीटें थी और पीपल्स पार्टी बड़ी मेजॉरिटी में थी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना सकी और भट्टू को शामिल किया गया और चीफ मिनिस्टर भट्टू को बनाया गया। उसके बाद सादक संजरानी चेयरमैन सेनेट बने हैं, बजिंजर साहब चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बने हैं। ऐसे मॉडल हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, तो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि ये पीटीआई या मुस्लिम लीग नून ही गवर्नमेंट बना सकती हैं, गवर्नमेंट कोई भी बना सकता है यहाँ। Maybe somebody else as well. ठीक है। संजरानी मॉडल आप कह रहे हैं, मतलब कोई इस तरह सर कुछ लोगों के पास तो ये ख्याल था मैं ये कि कह रहा हूँ कि ये सादिक संजरानी टाइप का कोई एक दरमियान में वो गैर 28 मारूफ लोग फिगर हैं ना, वजीर आजम बनाया जा सकता है। आपको भी ऐसे लगता है? वजीर आजम तो नहीं मुझे लगता ऐसा होगा, लेकिन पीएम जो सीएम जो है पंजाब का, वो शाम, वैसे अगर पीटीआई की बनी तो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब हों, और अगर नहीं बनी तो फिर हो सकता है कि मखलूत किस्म की, मतलब चौधरी निसार टाइप अगर जीत के आ गए या नहीं जीत सके किसी सीट से भी, वो अभी तो तो वो हार रहे मखलूत हैं अगर वो। होती है तो उस मखलूत के साथ क्या कुछ हो सकता है? क्या उसकी कितनी तवील उम्र पाएगी वो? देखें उसकी उम्र तो बलोचिस्तान में तो बहुत तवील रही है और जगह भी तवील रही है, 5 साल गुजरे ही हैं। अब डेमोक्रेसी में लोगों में थोड़ा सा तहम्मुल तो आ गया ना। पता कलाई माफ, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा। देखें, जब हुकूमतें इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है कि वफाक में एक पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, सूबे में नहीं बना पाती, उस वक्त माजी में जो हमने देखा है कि फिर वही पार्टियां जो अक्सरियत में होती हैं सूबों के अंदर, उनके अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हैं, उनमें टूट फूट होती है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के बज़ाहिर इस वक्त हमें जो इंटैक्ट नज़र आ रहे हैं ना, उसमें लोग इंटैक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट बनने के बाद वो लोग इंटैक्ट रहें। वहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, टूट के इधर खड़ा हो जाएगा, तो सूरत हाल चेंज हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर का वोट होता है, इसके अंदर डिफेक्शन क्लॉज भी तो होता है, क्योंकि सेनेट के चेयरमैन के लिए वो डिफेक्शन क्लॉज नहीं था, लेकिन फॉर द प्राइम मिनिस्टर वोट अगर कोई कैंडिडेट अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट देता है तो जहां तक मेरा इल्म है कि वो डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाता है और द कैंडिडेट कैन लूज हिज मेंबरशिप। उसका हल सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक है ना कि जी सोहेल साहब आप कुछ कहना चाह रहे पार्टी का नाम चाह रहा हूँ। आजम साहब, सर सोहेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जी, ये जो अभी प्रोविंशियल रिजल्ट्स तो हमारे खास नजर नहीं आए। देखें ना, वो उसमें मेजॉरिटी किसकी आती है। सिंध में अगर मेजॉरिटी प्रोविंस में पीपल्स पार्टी की आ गई तो कोई एजिटेशन नहीं होगा। सही। उन्हें नेशनल से कोई मतलब नहीं, नेशनल में उनके 0 भी हो तब भी कोई मसला नहीं। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर मेजॉरिटी ले अगर सके, आपको मेजॉरिटी उम्मीद आ है? गई तो एजिटेशन नहीं होगा, ना ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपको मैं लगता है अभी कि इसको बताता हूं। पीपल्स पार्टी आ इसी तरह मुझे अभी नून की मुझे नहीं पता कि प्रोविंशियल में क्या सूरत हाल है, ना मेरे पास कहीं से मैसेज आया, ना मैंने देखा है। अभी आपके पास अगर है तो अगर वहां मेजॉरिटी आ गई पीटीआई की या सिंपल मेजॉरिटी भी आ गई तो आप देखिएगा कि पीटीआई ही की हुकूमत होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि एक जमाने में बेनजीर वहां थी और ये यहाँ थे तो लोगों ने रिसीव करना नहीं किया था पंजाब में जब वो उतरी थी। इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, तो इसमें फिर डिफेक्शन और ये सारे, फिर ये मुल्क चल नहीं सकता। इस वक्त हम इस चीज के मुतहम्मल नहीं हो सकते। वी हैव टू हैव अ सिंक्रोनाइज काइंड ऑफ सिस्टम डेमोक्रेसी विच शुड रन अक्रॉस द कंट्री टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुल्क को इकोनॉमी के भी बड़े प्रॉब्लम है और भी रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, बाकी भी चीज़ों के, यानी आपकी इंडस्ट्री और सारी एजुकेशन, हेल्थ, जो मैंने कहा था बुनियादी 4 वो हैं कल आपके ही प्रोग्राम में कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसकी कोई बात नहीं करता। जो कोई एहसान नहीं करता मुझ पे अस्पताल बना के, वो कहता मैंने 6 अस्पताल बना दिया, मैंने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, ये कर दिया। ये तो मेरे बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 24 ये क्या है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मेरे बुनियादी असूल है और मेरे ही पैसे से बनाया ना। अगर आपने अपने पैसे से बनाया इंडस की तरह तो तब तो आप एहसान कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से 10 अस्पताल बना दिए तो मुझ पे क्या एहसान है। तो एक ट्वीट है हमारी मेमन साहबा की, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कह रही है विच पार्टी एक्सेप्टेड एंड हाउ मेनी पार्टीज रिजेक्टेड 2013 इलेक्शंस, क्योंकि अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम बाकी पार्टीज को करेंगे कांटेक्ट, वो याद दहानी करा दी है, तब भी किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया था। डज एनीवन रिमेंबर आई वाज बिजी इन थट्टा हॉस्पिटल विद माय पीएमएलएन वर्कर्स। लेकिन वो कह रही है जो 11 बजे की जो स्पीच थी मॉडल टाउन की, वो एडवाइस किया था पीएमएलएन की लीडरशिप को कुलसूम नवाज साहिबा ने, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट्स आ रहे थे। उनका ख्याल था कि इस वक्त आप स्पीच कर देंगे तो बेहतरी हो जाएगी आपके लिए। शी इज रिवीलिंग, वो अपनी विसल ब्लोअर समझ रहे, उनको कुछ भी कह रहे, वो याद दहानी करा रही हैं, अगरचे पीएमएलएन में रही हैं, कि उस वक्त पीएमएलएन इसी पोजीशन में थी एग्जैक्टली जिसमें आज पीटीआई है। दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, आई थिंक। और अगर हम याद करें, डेजा वो नहीं लग रहा, वही वाली बात है। उस वक्त इतनी
समझ पीटीआई को शायद नहीं थी कि क्या, क्योंकि उनको तो कुछ वक्त लग गया समझने में। इमरान खान साहब अस्पताल में थे, बहुत सारे लोग उनकी पार्टी के जा रहे थे। और आप अगर याद करें, जैसे आजम साहब ने जिक्र किया, जो धरना साद रफीक साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ NA 125, या फिर इधर हुआ था कराची में 3 तलवार पे, वो स्पॉन्टेनियस था। ये लोग थे, यंगस्टर्स थे, वो वहां जाके बैठ गए थे और वो बढ़ता चला गया था। फिर इस तरह नहीं हुआ था कि लीडरशिप ने पहले रिजेक्ट किया और फिर धरना हुआ। धरना हुआ था, देन इट वेंट टू लीडरशिप, और फिर वो शिकायत लेके गए थे। तो आई थिंक वो ज्यादा नेचुरली इवॉल्व हुआ था। ये थोड़ा सा ऑर्केस्ट्रेटेड लग रहा है मुझे। एक और ट्वीट आया है, ट्वीट नहीं, वो आया है किसी जगह से, वो ये कह रहे हैं कि इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट, शरीफ साहब इज रिजेक्टिंग रिजल्ट्स, शहरी रहमान 2, foreign establishment 2. So if everybody boycotts by saying it is rigging, who is going to sit in the assembly? And we are going towards the crisis situation. ये जुमला लिखा है, hope and pray for the best. क्योंकि अभी तक जो सिंध असेंबली के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 9% जो अगर तक रिजल्ट्स देखा जाए अब तक जो कुछ देर कबल आए थे, तो 71 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल में, और इसके अलावा 20 पीटीआई की हैं और 16 एमक्यूएम की हैं। तो अब 71 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी तो नहीं बैठ छोड़ देगी सिंध हुकूमत। वो पीपल्स पार्टी जो है कुछ भी कर लें, वो इस सिस्टम के खिलाफ नहीं जाएगी। इट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ। और वो उसकी कोशिश तो बल्कि ये होगी कि वो इस 71 सीटों की बुनियाद पे वफाक के अंदर भी कोई अच्छा चंक ले लें गवर्नेंस के अंदर पीटीआई से, चाहे उसके लिए उनको अपने मैनिफेस्टोज और बिलावल साहब ने जो उन 71 सीटों के साथ वो वजीर आला तो नहीं लाएंगे, वो किसी न किसी को अपने साथ मिलाना चाहेंगे। सिंध की हद तक अगर इतनी हो जाती हैं सीट्स तो यकीनी तौर पर वो खुद भी आ सकते हैं। लेकिन आपको पता है, आप एमकेएम को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ और सूबे की बातें की हैं, जिस वक्त आया गवर्नेंस का तो कोई भरोसा नहीं। एक मिनिस्ट्री 180 डिग्री का यू टर्न लेकर के जीए महाजिर का नारा लगा के वो महाजिर का नारा लगा के अपनी लैंड क्रूजर्स खरीद के सारे जो है शामिल हो जाएंगे गवर्नेंस में। अच्छा, लेकिन हैरान कौन बात है, बहुत सारी ये पुरानी हो गई है खबरें, लेकिन बहरहाल एमक्यूएम के पोलिंग एजेंट्स को निकाला जा रहा है। रऊफ सिद्दीकी दूसरे नंबर पर, अली रजा अब्दी दूसरे नंबर पर, फलाना दूसरे नंबर पर। एक जगह आमिर लियाकत साहब से आगे निकलते दिखाई दिए फारूक सत्तार साहब। तो ये फारूक सत्तार साहब का एडवांटेज है, या पीटीआई ने एक आमिर लियाकत जैसा इन्वर्टेड कॉमास में अहल तरीन उम्मीदवार सामने रख दिया था, इसलिए फारूक सत्तार साहब वहां जीतेंगे? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग आज जो वोट डाल रहे थे NA 245 में, वो बहुत से जो इमरान खान साहब को वोट डालना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो कह रहे थे जी कि एक ने कोई स्टेटस डाला हुआ था कि आपने जो है इस पर हमें बड़े इम्तिहान में डाल दिया खान साहब, हम आपको बड़ा लाइक करते हैं, आपके मैनिफेस्टो को लाइक करते हैं, लेकिन इम्तिहान में आपने डाल दिया। तो जितनी आमिर लियाकत साहब ऐसी शख्सियत है, अगर उनकी लाइकिंग भी है तो उतनी डिसलाइकिंग भी है लोगों में, कंट्रोवर्सीज में रहना हर वक्त। तो शायद पीटीआई का वोट इस वजह से कटा हो। आप ये जो फारूक सत्तार वाली बात कह रहे हैं, इस वजह से पीटीआई को जो वोट मिलना था 245 में, वो वोट 245 में मिल ना सको, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत वहां पर स्टैंड कर रहे थे अगेंस्ट डॉक्टर फारूक सत्तार। सोहेल साहब, आमिर लियाकत वाहिद शख्सियत नहीं है जो पीपल्स पीटीआई ने सामने ऐसा रखा है कि जो तौन करन भी कबूल नहीं किया जा सकता। आरिफ अलवी साहब के हवाले से भी बड़ी खबरें चली, कल भी हमने इसके ऊपर बात की। आपके ख्याल में आरिफ अलवी साहब ने जो 4 चांद लगाए अपने हल्के में, कहीं नजर नहीं आते थे मासिवाए टेलीविजन स्क्रीन के, और वो भी चंद एंकर्स के, और वो भी इस्लामाबाद बेस्ड। आपके ख्याल में आरिफ अलवी जैसा इन्वर्टेड कॉमास में कॉम्पिटेंट तरीन आदमी जो इतना कुछ डिलीवर कर चुका है, जो ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आता, उसको दोबारा आवाम पर मुसल्लत करने से इमरान खान साहब ने या पीटीआई ने कराची वालों पर अपनी तरजीहात वाज़ेह नहीं कर दी? देखिए, कैंडिडेट्स को जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, ये जो वहाँ सिचुएशन होती है, वो एक उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको कंसीडर करना पड़ता है। अब इस वक्त आरिफ अलवी साहब सेक्रेटरी जनरल भी हैं एक तरीके से, सिंध के सदर भी हैं, और प्लस आरिफ अलवी साहब की खिदमात 22 साल पुरानी हैं। हाँ, अब उन्होंने अपने हल्के में जो डिलीवरी की या नहीं की, वो तो वहाँ का वोटर ही करेगा ना। जब हम कहते हैं वोटर को इज्जत दो या वोट को इज्जत दो, जिसका नतीजा आज आपको नजर आ रहा है, वो तो सोशल मीडिया पे वायरल है। वोटर ने जितनी इज्जत इनको दी, देखें, वो तो यहाँ पे भी मैं आपके खिलाफ बोल सकता हूँ, एक छोटे से महफिल में और कहीं बोल सकता हूँ। ये तो एट लार्ज आपको देखना पड़ता है किसी भी कैंडिडेट को, क्योंकि हल्का बहुत बड़ा होता है। कॉर्नर मीटिंग में 100-200 आदमी होता है, उसमें मैं अपने बंदे भी भेज सकता हूँ, किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा है कि मैं पीटीआई का वर्कर हूँ या नहीं हूँ। ये एक इंजीनियरिंग होती है इलेक्शन की, कि अगर मैंने आपको
आपको खराब करना है तो मैंने अपने बंदे बिठा दिए वहाँ आगे सीटों पे, वही सवाल कर रहे हैं। आप आप मना नहीं कर सकते कि मैं वो मफलर पहन के आ जाऊँ, क्योंकि मुझसे देखा थोड़ी जाता है कि मेरी रुकन हूँ या नहीं हूँ। तो वो एक तरीका होता है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाके देखें, जो आज मैं सुबह से भी देखता रहा हूँ मुख्तलिफ हलकों में, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए आरिफ अलवी साहब का जो बैकग्राउंड है ना वो बड़ा साफ सुथरा है। लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है बाय प्रोफेशन। इम्तिहानात में ऐसे बहुत सारे लड़के होते थे जिनकी कॉपियां बिल्कुल साफ सुथरी होती थी, कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन वो अगर वही कल को सर्जन बनकर मेरे सामने आ जाए तो मैं उस ऑपरेशन तो कभी नहीं करूंगा। उन्होंने करप्शन कोई नहीं किया ना, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस वक्त करप्शन को, फाइनेंशियल करप्शन नहीं किया होगा, चले मौका नहीं लगा, या वो इंटेलेक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा जाके अपने हलके में नहीं पहुंच सके, क्योंकि उनको देखिए उसमें गलती। सर बात ये है कि 8 और 10 बजे की टाइम स्लॉट छोड़ेंगे तो हल्के में जाएंगे ना, मसला ये। मैं यही नहीं, खाली 8 और 9 के टाइम स्लॉट की बात नहीं मैं कर रहा। दूसरी बात ये भी है कि उनके ऊपर पार्टी ने जिम्मेदारियां कितनी डाली हैं। देखें, जब मैं किसी जगह सर एक आदमी मैं मेरी जाति कोई ग्रज नहीं है, लेकिन एक आदमी अगर पार्टी की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा तो मुल्क की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? वो तो मुल्क की जिम्मेदारी उठाने जा नहीं रहे ना, वो तो एक हल्के की जिम्मेदारी उठाएंगे। और अब जब उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है, जिसपे मैं अलवी की बात नहीं कर रहा, जो भी नहीं करेगा वो जिस पे जो नहीं उठाएगा, आप अगले 5 साल के बाद देख लीजिएगा उसकी। ये तो देखें 10 साल का रिजल्ट आज आपको नजर आ रहा है, अगले 5 साल के बाद वो बंदा इस मुल्क में नजर नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो हल्के में तो क्या वो शहर में नजर नहीं आएगा, उसे शहर छोड़ के जाना। आजम साहब ये जो सजा, एक ट्वीट प्लीज, फ्लैश फ्रॉम द बैक। सॉरी सर आप बात खत्म करें, लेकिन बड़े मजे की है। 12 मई 2013 गोल्डन वर्ड्स हैं जी, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट है और उन्होंने एक बात की है पीटीआई को। अभी आपने इसे बताया था, बिलोर साहब ने एक्सेप्ट कर ली है। और अगेन देखिए कहते हैं द मोर वी चेंज द मोर थिंग्स रिमेन द सेम। डियर पीटीआई, मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही हैं, प्लीज ट्राई एंड एक्ट लाइक अ पॉलिटिकल फोर्स इफ यू वांट टू वन डे ग्रो इनटू वन एंड एक्सेप्ट डिफीट विद ग्रेस जस्ट एज बिलोर साहब डिड। ये अभी ट्वीट है, इफ यू वांट टू सी इट, ये हमारी रिसर्च टीम ने निकाल के दी है। लेकिन यही मुझे तो याद आ रहा है, आपको याद नहीं है 5 साल पहले वी वर डूइंग दीज ट्रांसमिशंस, हम ऐसे ही बैठे थे और उस वक्त जैसे कि थोड़ी सी स्पॉन्टेनिटी थी, लेकिन वही अल्फाज जो पीटीआई कह रही थी वो आज पीएमएलएन कह रही है, बाकी जमातों का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पीटीआई ने कहा था। लेकिन हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मेरी ये पर्सनल ख्वाहिश है कि हम वहां पहुंचे जहाँ पे आके बड़ी ग्रेस के साथ, बुरे से बुरा भी इलेक्शन होता है तो हिलरी क्लिंटन साहबा भी आके एक्सेप्ट कर लेती हैं, दूसरा जो भी बंदा होता है वो आके एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल शॉकिंग रिजल्ट भी आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पता नहीं कब आएगा हमारे। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए जिस हलके में अगर किसी को कोई एतराज है ना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, एक प्रोसेस है और फौरन विद इन 15 डेज बताया जाए। पाकिस्तान में अगर किसी को बरी करना है तो उसका पहला काम तो उसकी इन्वेस्टिगेशन बैठा। अभी बहुत से हल्के ऐसे, अगर किसी की कमेटी निकलवानी होती है तो उसको कमेटी बना देती है। कह रहा है कि 10 साल आखिरी रिजल्ट 15 दिन के अंदर, तकरीबन आधा 15 दिन के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्लो आ रहा 15 है। दिन के अंदर बता दिया। देखिए जो रिजल्ट रुक गए हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए एक धांधली का शोर अपनी जगह है कि पोलिंग एजेंट को आने नहीं दिया, कमरे में निकालने नहीं दिया, बाहर बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, रिजल्ट कैसे रुक रहे? रिजल्ट रुकना एक अलग चीज है। अभी कराची के 3 हल्के ऐसे हैं जिनके बारे में एक चैनल पे चल रहा है कि उनके 0% रिजल्ट आए हैं, उसमें 247 शामिल है, उसमें 245 आमिर लियाकत वाला हल्का शामिल है। और एक लीडिंग चैनल पे चल रहा है कि वाले की तो आए हैं, लेकिन एक जगह चल रहा है अभी कि 0% रिजल्ट आए ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के उससे उस हल्के के। तो हाँ, तो ऐसे कई हल्के हैं जिनके रिजल्ट ही 0%, 5% से। तो इस पर अगर कोई पार्टीज कंसर्न रेस कर रही हैं कि भाई रिजल्ट्स आ क्यों नहीं रहे, रिजल्ट्स क्यों रुक गए, और इस वक्त हम 1:48 पे खड़े हुए हैं सुबह के, तो फिर ये कब आएंगे और क्यों रुक रहे हैं रिजल्ट्स, इसका खलल की वजह क्या है, ये वजाहत आना बड़ा जरूरी है। इसका धांधली से ताल्लुक नहीं है। ये बात तो मरियम औरंगजेब साहिबा भी कर चुकी हैं, मुसद्दिक मलिक साहब भी उनको सेकंड कर रहे थे कि ये रिजल्ट्स नहीं जारी किए जा रहे, दिस दैट। आपकी ख्याल में वजह क्या है? देखिए ये पहला इलेक्शन नहीं है जिसमें रिजल्ट्स लेट हुए हैं। हमने जो पिछला इलेक्शन 2013 के देख लें, बहुत सारे हलकों के रिजल्ट्स अगले दिन आए थे, दोपहर हो गई थी रिजल्ट्स आते आते। ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ये इस किस्म का मसाइल, क्योंकि आप देखें पूरे पाकिस्तान का बर्डन होता है, और जब पूरे पाकिस्तान का, फिर इन्होंने इस दफ़ा एक सॉफ्टवेयर बनाया था और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 की वो कॉपी लेके वो सेंड कर रहे थे एक पीटीवी को और एक इलेक्शन कमीशन को। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई या ओवर बर्डन हो गया और वो नहीं चल रहा। ठीक है, अगर लेकिन किसी हल्के के अंदर वो उनको एतराज़ है, जिस तरह भी चौधरी साहब कह रहे थे,
उस हल्के को आप बताएं कि जी उस हल्के का नहीं आ रहा। जिस तरह इरफान भाई ने अभी 3 हल्के यहाँ पे उन्होंने निशानदेही की है, भी उन 3 हल्कों का इलेक्शन कमीशन जवाब दे। जिस तरह शाम के वक्त इन्होंने मुतालबा किया पार्टियों ने जी टाइम बढ़ाया जाए, और 10 मिनट बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन किया कि जी टाइम नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जितने वोटर्स हैं उनको हम अकोमोडेट कर रहे हैं। अगर नई रिजल्ट आए तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए इसकी वजाहत दे कि क्यों नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ जिन हल्कों का जिक्र कोई लीडिंग चैनल हमारे कर रहे हैं, उन हल्कों के रिजल्ट्स इस वक्त सोशल मीडिया पे वो आपको नजर भी आ रहे हैं। और आजम साहब ये लोग तो फरिया, यहाँ मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। फरिया, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक चीज बता दूं, इलेक्शन कमीशन का 2 बजे मैं दोबारा आके ये सारी वजाहतें करूंगा जो आप चलें, 2 बजे वजाहतों का भी तस्करा आ गया। नाजरीन, यहाँ हम छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अली रजा आब्दी साहब का शोशा छोड़ा था भाई, ये बताएं अली रजा आब्दी साहब है मेरे साथ? गुड। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कराची में होने वाली मुबैना साजिश का जिक्र कर रहे थे, धांधली का नाम उन्होंने नहीं लिया। फरिया, आपको क्या लगता है कराची में होने वाले इंतखाबात में क्या कुछ हुआ होगा? धांधली का नाम तो वो भी नहीं ले रहे जिनके रिजल्ट रोक लिए गए। देखिए, ये बात सिर्फ कराची की नहीं, अब ये वाकई परेशानी की बात है कि रिजल्ट्स लेट क्यों हुए हैं। जो 1-2 लोगों से हमने पूछा, वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर है, उसमें सिस्टम में टाइम इतना ही लगता है, पहले से मैनेज रिजल्ट नहीं है, उसमें वो उसको डबल चेक कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द सिस्टम इज टेकिंग लॉन्ग। कुछ लोगों ने ज़ाहिर मज़ाक ये भी कहा कि जी इस दफ़ा चीटिंग नहीं हुई, अपनी मर्जी के आरोज नहीं थे, इसलिए जरा टाइम लगा रहे हैं, वरना पहले से लिखा होता और उसके पास तो इजीली वो हो जाता। लेकिन अब पीटीआई ने भी ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारे लोगों के इतराजात हो गए। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि हम एक मैं कॉल करने लगा हूँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से, वो यही मशवरा देते हैं हर बात का, बट ये एक परेशानी है और ईसीपी का हम इंतजार करेंगे कि वो आए और हमें ये बात बताएं कि इतनी ज्यादा देर क्यों है, क्योंकि आ रहे थे रिजल्ट्स फिर एकदम से रुके, तो ये यकीनन परेशानी की बात है। दूसरी तरफ एक और जो बात है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का रिजल्ट है, अगेन अभी रिजल्ट हतमी नहीं है, लेकिन इट्स अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को हम फहमीदा मिर्जा हमारे साथ लाइन पे है। मैं खता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए फहमीदा मिर्जा साहिबा को गुफ्तगू में शरीक करूंगा। मैम, आपको मेरी ऑडियो आ रही है? जी, मुझे आ रही है। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? मैं आपकी तरफ क्या मामलात हैं, जरा कुछ बताएं, अपडेट करें मैम। जी देखें, बड़ा जिसको मैं कहूँ कि बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस इलेक्शन से और इस पूरे इलेक्शन कमीशन के तरीकेकार से। इस वक्त जो भी यहाँ हाल है हमारे पास कि 600-700 वोट अगर एक पोलिंग पर है, अभी तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स न साइन कर रही हैं, तंग किए हुए हैं, बंद करके बैठी हुई हैं, हमारी लेडीज अभी तक अंदर फंसी हुई हैं और दूसरे लोग फंसे हुए हैं कि 600-700 वोट आपको काउंट करने में इतनी कोई टाइम लगता है? 48 आवर्स के लग जाएंगे कि अभी आज नहीं देंगे, कल देंगे, मतलब जिसमें वो मैनिपुलेट करें और मैं उसको मैनेज करें। और यहाँ पे हालांकि भरपूर तरीके से लीड थी, लेकिन जिस तरह मैंने डे 1 से रिटर्निंग ऑफिसर से लेके एआरओ से लेके सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके मैंने अपने रिजर्वेशन शो की थी। मैडम, आपने कहा 600-700 जो रिजल्ट्स हैं उनको रोकने में उनके लिए नहीं 600-700 वोट होते हैं एक पोलिंग पे, जिनके अगर मेरे रिजल्ट्स अभी तक इन्होंने रोके हुए हैं और यूं बातें हो रही है कि कल देंगे और जो तो व्हाट इज टेकिंग देम लॉन्ग? मतलब 600 या 700 वोट काउंट करने में आपको क्या कितने घंटे चाहिए होते? क्यों आपने मेरे रिजल्ट रोके हुए? वजह क्या बता रहे हैं वो इलेक्शन? सीधी सी बात है कि इलेक्शन जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ये तो पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, ये उनके घर के एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, लेकिन मैम ये मुझे बताइएगा, फरिया भी जानना चाह रही है कि क्या वजह बताई जा रही है आपको इस डिले की? बस कोई बाहर जवाब ही नहीं आ रहा है। अंदर वो बैठे हुई हैं, लेडीज बैठी हुई हैं, वो उनके बाहर रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से चंद एक पे रिजल्ट तो आए हैं, वरना वो कभी किसी को ना साइन करके दे रहे हैं,
कभी कहीं ठप्पा नहीं लगा के दे रहे, कहीं अंगूठा नहीं लगाया है, जो भी अगर ऐसे दे रहे कच्ची पर्चियों पे रिजल्ट निकाल के दे रहे। मतलब एक इट्स जोक जो वो कर रहे हैं यहाँ पे कि इस तरह की इलेक्शन करा के क्या एक जितना हमने एक्सपेक्ट किया था और तवक्कुआत थी कि कोई फेयर होंगी अंडर आरओज के ये जो भी मतलब जुडिशियल, लेकिन ये तो दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। अच्छा ये मुझे बताइएगा मैम, आप क्या फोर्सी कर रही हैं, आपका रिजल्ट क्या हो सकता है? खुशगुमानियां हर एक को होती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड हमने बदीन स्वीप करना है और जो रिजल्ट्स थे यहाँ पे वो जिस तरह मैनेज हुए हैं फ्रॉम प्रिजाइडिंग पोलिंग स्टेशन से लेके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके, अगर आरओ साहब सिटिंग टिल लास्ट मिनट ऑन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लिस्ट, तो इतनी सीक्रेसी क्या थी? हम किस चीज पे ऑब्जेक्शन, अगर हमारा राइट है कि उन पे हम ऑब्जेक्ट करें कि अगर हम समझते हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है। अच्छा लेकिन मैम उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो जीडीए से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जितनी तबाही वो पीपल्स पार्टी की सफों में फैलाएगी या उनके लिए मुश्किलात क्रिएट करेगी, उतना कुछ हुआ नहीं। देखिए जी, अगर मेरे पास बदीन में जहाँ पे है सारी दुनिया इज विटनेस, क्योंकि वो पूरा देखा जा रहा था 21वीं सदी में, आप हकायक नहीं छुपा सकते हैं। इन्होंने दूध की नहरें यहाँ निकाली है सिंध में, जो लोग इनको वोट देंगे। या हम बार बार बताते रहे कि गुलाम कादिर मरी साहब आते खुल्लम खुल्ला पैसे बांट रहे थे। सेनेटर कृष्णा कुमारी जिस तरह हर उसमें जा जाके यहाँ पे विलेजेस में पूरी कैंपेन चला रही थी वायोलेशन ऑफ कोड में, जिस तरह आरओ साहब का मैं बार बार बताती रही हूँ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की लिस्ट नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो आखिर ये सब कुछ अगर बदीन में हुआ है तो यकीनन ये पूरे सिंध में हुआ है। अभी तो कराची में भी इसी तरह की कुछ मिली जुली इत्तलात आ रही हैं। मैम ये मुझे बताइएगा, जुल्फिकार मिर्जा साहब का क्या अहवाल है, उनकी क्या सियासी हालत है? किस चीज की हालत है? सियासी मामलात उनकी क्या है? और यही हो रहा है, उनके साथ ज्यादा हुआ क्योंकि वो तो टारगेट थे, वो तो टारगेट थे। जिस तरह यहाँ पे गुलाम कादिर मरी ने बैठ के पैसा फेंका है, टोटल इन वायोलेशन ऑफ इलेक्शन कोड। क्या हम बोलते रहे हैं, हम लिखते रहे हैं, क्या नजर नहीं आ रहा था? क्या वो बहुत बड़े लीडर थे जो आके यहाँ कैंपेनिंग कर रहे थे? उनकी प्रेजेंस यहाँ पे क्या मायने रखती थी? राइट अच्छा ये मुझे बताइएगा, आप क्या देख रही हैं आगे? पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत बनाता देख रही हैं? देखिए जी, अगर तो प्लेटर में रख के देना है तो वैसे दे देते। ये इलेक्शन कमीशन ने अगर करना ही था इस तरह, तो फिर इस चीज की जरूरत क्या थी? तो मैम ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में उस स्टेज पे आने में हमें अभी मजीद कितना अरसा लगेगा कि जहां सियासी जमातें अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें बासानी, बरजा और रगबत और किसी किस्म की धांधली का कोई इल्जाम ना लगे? आपके ख्याल में कितना टाइम है? देखिए जी, ये इससे टाइम से पहले बहुत जरूरी होता है कि हर स्टेप आपका बहुत ट्रांसपेरेंट हो। अगर मेरे रिकॉर्ड पे नहीं हो स्टेटमेंट, मैंने डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर रिकॉर्ड पे चीज ना रखी हो, तो फिर आप कह सकते हैं। अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स रख के और ये सारे सबूत के साथ हर कदम पे दिखाती रही है, तो उनके लिए अब आप कैसे ये बात कह सकते हैं? गॉट योर पॉइंट। यहाँ में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, याकूब साहब उनकी तरफ जाना है, जरा देखते हैं क्या फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है ले तो लाल तराशे जा रहे हैं, ये सब कुछ नया तो नहीं था? अच्छा ये इस किस्म के मसाइल आते हैं, जनरल मसाइल हैं, और ये जहाँ तक मेरी समझ पाया हूँ, जो अभी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कह रहे थे ना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको इन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, सॉफ्टवेयर पर लगा दिया और उनको कहा कि आपने हमें ये भेजनी है, और वो लोग उस पर फोकस किया। उन्होंने जो मैनुअल काम था, अगर वो मैनुअली फॉर्म 45 तैयार करते, कॉपियाँ उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, रिटर्निंग अफसर को पहुँच दे, रिटर्निंग अफसर दे देता, तो शायद ये इशू ना आता। क्योंकि ये इशू आने की असल वजह यह है कि उनकी जो तवज्जो थी वो डाइवर्ट होगी उस साइड पे सॉफ्टवेयर की तरफ, और वो मैनुअल की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी। वरना ये शहरों के रिजल्ट खुसूसन ये 2:45 बजे तक 2 बजे तक ये सोहेल साहब ये बिल्कुल पुरानी जो दौर में नहीं हुआ था जब सरकारी इदारों में कंप्यूटर दाखिल किया जा रहा था, तो वहाँ जो सरकारी इदारों में हाल था कि बड़े से बड़े अफसर को भी कंप्यूटर पर बैठते हुए डर लग रहा होता था। ये कुछ इस किस्म की बात नहीं है, तजुर्बा, और वो भी इसे क्रूशल मूवमेंट पे। सर देखिए, जब सरकारी इदारों में कंप्यूटर दिए थे ना, तो उन्होंने कंप्यूटर के साथ एक कागज भी बनाना शुरू कर दिया था, और एक बंदा कंप्यूटर ऑपरेटर भी रख लिया था, खर्चा डबल हो गया था, और उस पर कपड़ा डाल दिया। ये बात
देखिए इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। अगर इन्होंने सॉफ्टवेयर दिया था तो जो वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे या जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर यूज़ करनी थी उसको कम से कम 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। अब ये इन्होंने तस्वीर खींचनी थी, इसकी तस्वीर खींच के भेजनी थी। अब जब तस्वीर खींच के भेजनी है तो उन्हें कहना चाहिए था कि आप डिले से भेजेंगे ना, मतलब आपके हल्के से 6 बजे शुरू होगा, आपके हल्के से 7 बजे शुरू होगा, आपके हल्के से 8 बजे शुरू होगा। डिले से जैसे ट्रैफिक में डिले होता है ना, आप थोड़ा सा घंटा डिले कर देते छुट्टियों में फैक्ट्री की, ताकि रश ना हो ना। ये हुआ ये कि सबको उन्होंने 7 बजे कहा था ना कि 7 बजे पहले कोई नहीं करेगा, 7 बजे सबने उठा के एक साथ डिले कर दिया। 7 बजे तो छुट्टी जो हुई आपका और ट्रैफिक ने network है, टेलीनॉर, पब्लिक का वारिस, दिमाग दुरुस्त कर जैज़, दिया। ये नाज़रीन, जैम हो यहाँ गया। वक्त हुआ एक मुख्तसर तो से ये- कमर्शियल ब्रेक का। इसलिए सोहेल साहब, ट्रेनिंग की सख्त ब्रेक का जरूरत टाइम है, ब्रेक से वापस आऊंगा तो अपनी गुफ्तगू इस सिलसिले को मजीद जारी करेंगे। कमर्शियल ब्रेक।